पिछले पीरियड में हमने आय का वर्तुल या चक्राकार प्रवाह पढ़ा था। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के माप की विधियां। राष्ट्रीय आय का माप करने की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। पहली है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि का ही दूसरा नाम है मूल्यवर्धन विधि। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्शन मेथड या दूसरा नाम है वैल्यू एडेड मेथड। दूसरी विधि है उसे हम कहते हैं व्यय विधि और तीसरी विधि है आय विधि। तो इस पीरियड में हम 2 विधियों के बारे में पढ़ लेंगे। तीनों एक साथ कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले 2 विधियां आज ले लेते हैं और फिर आय विधि और फिर इससे संबंधित कुछ चीज़ें और हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, उसकी चुनौतियां, वो सारी चीज़ें हैं वो कल के पीरियड में पूरी हो जाएंगी। उसके बाद ये एक यूनिट पूरी हो जाती है, फिर दूसरी यूनिट हम लेंगे जो काफ़ी आसान है। तो आज हम ले रहे हैं राष्ट्रीय आय के माप की विधियों में सबसे पहली विधि, जिसका नाम है उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि। ठीक है। राष्ट्रीय आय के माप की जो उत्पाद विधि है, इस विधि के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग कर लिया जाता है। यानी एक वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मूल्यों का कुल योग कर लिया जाता है। उसी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पादन, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय की गणना के 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका क्या है? पहले तरीके के अनुसार एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग कर लिया जाता है और इस योग को ही हम सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। लेकिन योग करते समय सिर्फ मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। यानी योग करते समय सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करेंगे। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य वास्तव में अंतिम वस्तुओं के अंदर पहले से ही शामिल होता है। इसलिए अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अलग से शामिल करेंगे तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही सकल घरेलू उत्पादन में शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। पहला तरीका समझ में आ गया? दोबारा सुन लो। उत्पाद विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना के 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और पहले तरीके के अनुसार एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग कर लिया जाता है। इसमें सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग ही किया जाएगा, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अलग से शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग ही बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन कहलाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है? उत्पाद विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना का जो दूसरा तरीका है, इस दूसरे तरीके में देश की सभी फर्मों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि की जाती है उसका योग कर लिया जाता है। वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि की जाती है उसे हम सकल मूल्यवर्धन कहते हैं। तो ये जो मूल्यवर्धन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सकल मूल्यवर्धन और दूसरा होता है निवल मूल्यवर्धन। पहले समझ लो सकल मूल्यवर्धन क्या है और निवल मूल्यवर्धन क्या है, फिर और हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है वो एक ही प्रक्रिया में पूर्ण नहीं हो जाता है, बल्कि उत्पादन के कई चरण होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं और ये
उत्पादन की प्रक्रियाएं कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही फर्म में पूरी हो जाएं, अलग अलग फर्मों में भी ये उत्पादन की प्रक्रिया हो सकती है। जैसे एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक किसान पहले कपास उत्पादित करता है, फिर उस कपास से जो दूसरी धागा मिल है वो धागा बनाती है, फिर ये धागा मिल द्वारा जो धागा बनाया जाएगा वो कपड़ा मिल इस्तेमाल करेगी, कपड़ा मिल है जो कपड़ा उत्पादित करेगी वो रेडीमेड गारमेंट फर्म है वो इस्तेमाल करेगी। थोड़ा सा डिटेल में दोबारा बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हम ये मान करके चल रहे हैं कि किसान द्वारा जो कपास उत्पादित किया जाता है उसके लिए वो कोई कच्चे माल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम ये कच्चे माल का मूल्य भी यहाँ शामिल कर लेंगे तो ये प्रक्रिया और बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि किसान है वो कपास उत्पादित करता है, कपास, इसलिए उसके द्वारा जो तैयार माल है वो क्या है, कपास। हम मान लेते हैं ये कपास 100 रुपये का उत्पादित करता है, मूल्य यहाँ लिख दिया। और इस कपास का उत्पादन करने के लिए वो जो कच्चा माल काम में लेता है उसको हमने मान्यता ले ली है कि वो शून्य है, वो कोई कच्चा माल इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जो कच्चा माल जिसे हम कहते हैं आगत, कच्चा माल कह दीजिए, आगत कह दीजिए, अंग्रेजी में इनपुट कहते हैं। जैसे वास्तव में तो कपास के लिए हमें बीज की आवश्यकता पड़ेगी, उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, किसान की मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होता है। लेकिन हमने अभी मान लिया है कि कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो जो आगत या कच्चा माल है वो कितने रुपए का है, 0 रुपये का। तो ऐसे में जो किसान ने अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया है, किसान ने अर्थव्यवस्था में 100 रुपये का कपास उत्पादित किया है। तो यहां मैं नीचे ले रहा हूं सकल मूल्यवर्धन, सकल मूल्यवर्धन, सकल मूल्यवर्धन अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। और क्योंकि ये उत्पादन की पहली प्रक्रिया है तो हम इसे GVA1 कह सकते हैं। तो उत्पादन की पहली प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था में कितना मूल्यवर्धन हुआ, कोई आगत काम में नहीं ली गई और 100 रुपये का कपास उत्पादित कर दिया। तो जो उत्पादन हुआ है उसमें से मध्यवर्ती वस्तु यानी आगत का मूल्य घटा करके हम सकल मूल्यवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे इस उदाहरण में उत्पादित वस्तु का मूल्य 100 रुपये और आगत का मूल्य 0। अतः सकल मूल्यवर्धन कितना हो गया, 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 रुपये। अब यहां उत्पादन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब अभी इस कपास को जो धागा मिल है, धागा मिल जो कपास से धागा बनाने का काम करती है, वो इस कपास को आगत या कच्चे माल के रूप में काम में लेगी। तो आगत या कच्चे माल के रूप में क्या काम में लिया जा रहा है, कपास। कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। और इस कपास को कच्चे माल या आगत के रूप में इस्तेमाल करके धागा मिल है वो धागा बना रही है, धागा बनाएगी। ठीक है, कितने रुपए का बनाएगी, मान लेते हैं कि ये 300 रुपए का धागा बना देती है। तो 100 रुपए के कपास को यहाँ धागा मिल में, फैक्ट्रियों में कपास को काम में लिया जाएगा, मजदूर काम में करेंगे और जो तैयार माल उत्पादित होगा वो होगा 300 रुपए का धागा। तो 100 रुपए की चीज कितने की बन गई, 300 रुपए की बन गई। अतः धागा मिल ने अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया, उसने 100 रुपए की चीज को 300 रुपए की कर दी, यानी उसने 200 रुपए का मूल्यवर्धन कर दिया। तो मूल्यवर्धन दूसरा स्टेप हो गया GVA2, यानी उत्पादन की दूसरी प्रक्रिया जो पूरी हुई है उसमें 200 रुपए का मूल्यवर्धन हुआ। अब ये धागा एक कपड़ा मिल काम में लेती है, कपड़ा मिल।
₹300 का जो धागा है, ये ₹300 का धागा आगत या कच्चे माल के रूप में कपड़ा मिल काम में ले रही है और उससे कपड़ा तैयार हो रहा है। कपड़ा मान लेते हैं ₹300 का धागा इस्तेमाल करके कपड़ा मिल ने कितने रुपए का कपड़ा बनाया, 700 का मान लेते हैं, ₹700 का कपड़ा बनाया। अतः ₹300 की चीज है वो ₹700 की बन गई है। तो कपड़ा मिल ने जो मूल्यवर्धन किया है वो कितना किया है, वो किया है 700 का। सॉरी, 700 में से 300 घटाएंगे तो आएगा 400। तो कपड़ा मिल ने ₹300 का धागे का इस्तेमाल करके 700 का कपड़ा बनाया। अतः इसके द्वारा जो मूल्यवर्धन हुआ है वो 700 माइनस 300 बराबर 400। अब एक रेडीमेड गारमेंट, जो सिले सिलाए वस्त्र होते हैं उनकी फर्म है। रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली एक फर्म है और वो ये ₹700 का जो कपड़ा है, कपड़ा जो कितने का है, ₹700 का कपड़ा है, उसका इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया गया और इससे रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली फर्म ने एक पोशाक बनाई, या आप यूनिफॉर्म कह दीजिए, पोशाक कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, एक ड्रेस या एक पोशाक बनाई और कितने रुपए की बना लें इसको, 1000 की कर दूं, ₹1000 की पोशाक तैयार हुई है। तो ऐसे में ₹700 का कपड़ा इस्तेमाल करके रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली फर्म ने ₹1000 की पोशाक तैयार कर दी। तो उसने कितना मूल्यवर्धन किया, 1000 में से 700 घटाया, कितना आया, 300। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक फर्म द्वारा जो वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाती है उसे हम कहते हैं सकल मूल्य वर्धन। जैसे किसान ने सकल मूल्य वर्धन कितना किया, 100 का। सकल मूल्य वर्धन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, उत्पादित वस्तु के मूल्य में से आगत या मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटा दिया जाता है। तो 100 में से 0 घटाया, 100 आया। धागा मिल ने कितना का मूल्यवर्धन कर दिया, ₹300 का धागा बनाया, कपास काम में लिया ₹100 का, अतः ₹200 का मूल्यवर्धन हुआ। कपड़ा मिल ने मूल्यवर्धन किया, ₹700 का कपड़ा बनाया, ₹300 का धागा इस्तेमाल किया, अतः 700 में से 300 घटाया, ₹400 इस्तेमाल हुआ। इसी तरह रेडीमेड गारमेंट वाली फर्म ने एक पोशाक तैयार करने के लिए ₹1000 की पोशाक तैयार की, ₹700 का कपड़ा इस्तेमाल किया, ₹300 का मूल्यवर्धन कर दिया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उत्पादन की अलग अलग प्रक्रिया के दौरान मूल्यवर्धन हो रहा है और ये सकल मूल्यवर्धन है, क्योंकि इसमें हमने मूल्य ह्रास को भी घटाया नहीं है। धागा मिल में मशीनें चलेंगी, क्या मशीनों में घिसावट नहीं होगी, टूट फूट नहीं होगी। इसी तरह जो जितनी भी उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं सब में कुछ ना कुछ मूल्य ह्रास अवश्य होगा। तो जब सकल मूल्यवर्धन में से हम मूल्य ह्रास की राशि को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है निवल मूल्यवर्धन। ठीक है, यहां लिख दूं, निवल मूल्यवर्धन को हम कहते हैं नेट वैल्यू एडेड। तो ये नेट वैल्यू एडेड कैसे मिलेगा, नेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्यवर्धन में से अगर मूल्य ह्रास जिसे आप डेप्रिसिएशन कहते हो वो घटा दिया जाए तो ऐसे में निवल मूल्यवर्धन प्राप्त हो जाएगा। अब जब हम सकल मूल्यवर्धन की बात करते हैं तो हम देखते हैं फर्म ने जो उत्पादित किया है उसके मूल्य में से हम मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटा देते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि फर्म ने जो उत्पादित किया है वो पूरा का पूरा माल बिक जाएगा? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है और आमतौर पर ऐसा होता भी है कि फर्में जितना माल उत्पादित करती हैं वो पूरा बिक नहीं पाता है। और ये थोड़ी ना है कि फर्म ने जितना कच्चा माल काम में लिया था वो पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया, पूरा भी नहीं होता है। हर फर्म में लगभग ऐसा होता है
कि कुछ तो पूर्णतया निर्मित माल होता है जो अभी बेचा नहीं गया है, यानी पूर्णतः तैयार माल परंतु अविकृत। तो एक चीज तो फर्म के पास क्या रहेगी, अविकृत निर्मित वस्तुएं यानी कि तैयार माल। दूसरा, हर फर्म के पास कुछ अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं, यानी अभी उसका पूरा उत्पादन नहीं हुआ है, अभी उसमें कुछ करना बाकी है। जैसे मैं कहूँ कि रेडीमेड गारमेंट वाली फर्म है, वो पोशाक तैयार कर रही है। अब शर्ट तो बना लिया गया, लेकिन उसमें बटन लगाने बाकी हैं, उसमें कज लगाने बाकी हैं, तो वो भी पूरे बेचने के लिए तैयार नहीं है, अर्धनिर्मित है। या पैंट आपने बना रखी है, तो उसमें जैसे नीचे तुरपाई वगैरह करनी होती है, या जिप वगैरह लगानी होती है, या हुक वगैरह लगाने, अभी आयरन उसको करना बाकी है, तो कुछ बाकी है उसमें। तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अर्धनिर्मित वस्तु। तो हर फर्म के पास एक तो अविकृत निर्मित वस्तुएं होती हैं, दूसरा उसके पास अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं, तीसरा उसके पास कुछ कच्चा माल भी रहता है। इन तीनों को वो वर्ष अंत में अगले वर्ष के लिए हम ट्रांसफर करते हैं, कैरिड फॉरवर्ड करते हैं ना अगले वर्ष के लिए। जैसे मान लो 31 मार्च को आपके पास जो पूर्णतः निर्मित लेकिन अविकृत वस्तुएं हैं वो हो गई हैं 500 रुपये की, अर्धनिर्मित वस्तुएं हो गई हैं 300 रुपये की, और कच्चा माल हो गया है 100 रुपये का। तो टोटल इन्वेंट्री यानी कि माल सूची कितने की हो गई है, इन तीनों को मिला दिया जाए तो उसे कहा जाता है माल सूची। तो 500, 300, 800 और एक 900, हमारे पास 900 रुपये की माल सूची। तो अब इसमें थोड़ा माल सूची के बारे में भी दिया है इस विधि में। तो माल सूची समझ लो क्या है। किसी भी फर्म के पास जो पूर्णतः निर्मित परंतु अविकृत वस्तुओं का स्टॉक रहता है, अर्धनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक रहता है, और कच्चे माल का जो स्टॉक रह जाता है जिसे अगले वर्ष के लिए रखा जाता है, उसे हम कहते हैं माल सूची। और इस माल सूची में भी परिवर्तन होते रहते हैं। माल सूची में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नियोजित और एक होता है अनियोजित। अब जो नियोजित परिवर्तन है वो भी दो प्रकार का होता है, एक वृद्धि और एक कमी। यानी एक को हम कहते हैं नियोजित संचय और दूसरे को कहेंगे नियोजित अपसंचय। दूसरा कहलाएगा अनियोजित संचय और अनियोजित अपसंचय। तो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कंपटीशन एग्जाम के लिए माल सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, यहाँ बता देता हूँ क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। स्टैंड को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें इधर मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 रुपये का माल तैयार है, ठीक है। अभी हम कच्चे माल को छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए और अर्धनिर्मित वस्तुओं को छोड़ रहे हैं। हम जो माल सूची है उसमें सिर्फ तैयार माल को ही ले रहे हैं। हमारे पास अभी माल सूची में कितना है, 1000 पीस तैयार है, ठीक है। जो 1000 ड्रेस हैं वो तैयार हैं। तो माल सूची या हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने का है, 1000 ड्रेस तैयार है। अब हम ये अनुमान लगाते हैं कि बिक्री कितने की होने वाली है। भाई हम वर्ष के दौरान सिर्फ उत्पादन ही थोड़ी ना करेंगे, माल को बेचेंगे भी तो सही। हम ये अंदाजा लगाते हैं कि 1500 पोशाक हम साल भर में बेच देंगे और वर्ष के अंत में हम हमारी माल सूची को थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहते हैं, ठीक है। हम हमारे पास जो 1000 पोशाकें हैं, हम ये चाहते हैं 1000 नहीं हो बल्कि 1200 होनी चाहिए। तो 15 यानी हम 200 की वृद्धि करना चाहते हैं। तो 1000 हमारे पास है, 1500 बिकने वाली है। ये हमारी योजना है कि 1500 बिकने वाली है। तो ऐसे में हम माल सूची में 200 की वृद्धि भी करना चाहते हैं, तो हमें उत्पादन कितना करना पड़ेगा, हम उत्पादन कितना करें। तो जो बिक्री होने वाला है ना, उसमें माल सूची आप कितनी और बढ़ाना चाहते हो वो और जोड़ दो।
तो आप 200 की माल सूची बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे में उत्पादन आपको 1500 ये तो बेचने के लिए करना है, और 200 आप माल सूची को बढ़ाना चाहते हो, तो इस प्रकार टोटल 1700 पोशाकों का आपको उत्पादन करना पड़ेगा। अब आपकी योजना बिल्कुल सही रहती है और वर्ष के दौरान 1500 पोशाकें ही बिकती हैं, तो आपने टोटल कितने का उत्पादन किया था? 1700 का। 1700 में से 1500 पोशाकें बिक गई, आपके पास कितनी बच गई? 1000 तो पहले आपके स्टॉक में पड़ी थी, 200 और हो गई। ऐसे में माल सूची अब कितने की हो गई? 1200। तो आपने जो योजना बनाई थी कि माल सूची में 200 की वृद्धि करनी है और 200 की वृद्धि हो गई, तो इसे कहा जाता है नियोजित संचय, यानी माल सूची में योजना अनुसार वृद्धि। ये हो गया नियोजित संचय। ठीक है। अब नियोजित अपसंचय, यानी माल सूची को आप योजना बना करके कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, दोबारा देखें इस चीज को। अब मैं अपसंचय यानी कि कमी की बात करूंगा। हमारे पास माल सूची अभी 1000 पोशाकों की है, हम 1500 की बिक्री की योजना बना रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि ये जो माल सूची है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 1000 की जो माल सूची है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, 1000 पोशाक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास तो अगर 600 पोशाकें भी हों स्टॉक में तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे में अब हमें कितना उत्पादन करना चाहिए? 600 तो हम इसमें से ले लेंगे, 600 की माल सूची रखना चाहते हैं, तो जो माल सूची या स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसमें से 400 तो हम काम में ले सकते हैं, यानी 400 तो हम काम में ले लेंगे इसमें से, तो 600 हमारी बच जाएंगी। और हमें बेचना कितना है? टोटल 1500 बेचना है, तो 400 तो हमने माल सूची में से निकाल लिया। अब कितना और चाहिए? 1100 चाहिए ना। ठीक है, तो अब हम 1100 का उत्पादन करेंगे। कितना का करेंगे? 1100 पोशाकों का उत्पादन करेंगे। तो 1100 का हम उत्पादन कर रहे हैं, 400 हमने इसमें से निकाल ली, तो और जितना हम बेचना चाहते हैं 1500, मान लीजिए 1500 ही बिकती हैं, तो ऐसे में परिणाम क्या होगा? हमने इसमें से 400 यहां ले लिया था, तो हमारे पास माल सूची अब कितने की बची? 600। ये उत्पादन नहीं किया है पूरा 1100 प्लस 400 का, उत्पादन तो कितने का किया है? सिर्फ 1100 का किया है, 400 तो हम यहां से लेकर के आए। इस तरह टोटल 1500 का हिसाब किताब बैठाया है जो हमने बेचना चाहते हैं, और 1500 ही बिक्री हुई। इसका मतलब इस 1000 में से 400 माइनस कर देंगे तो हमारी माल सूची कितने की बच गई? 600 की। और हम इतना ही करना चाहते थे, माल सूची में 600 तक कमी लाना चाह रहे थे, तो अब इसे हम कहेंगे माल सूची में नियोजित अपसंचय। नियोजित का मतलब हमारी योजना के अनुसार ही है। ठीक है, तो ये नियोजित अपसंचय। पहले हमने किया था नियोजित संचय, यानी योजना अनुसार योजना बना करके माल सूची में वृद्धि की थी, और अब की बार योजना बना करके माल सूची में कमी कर ली। तो ये तो हो गया नियोजित संचय और अपसंचय। अब दूसरा आता है अनियोजित संचय और अपसंचय। क्या व्यवसाय में जो हम योजना बनाते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है? वैसा नहीं होता। कई बार हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से माल सूची में अपने आप वृद्धि और कमी हो जाती है। उसी को हम अनियोजित संचय और अपसंचय कहते हैं। सुनो क्या है, इसी उदाहरण को रिपीट करूं। हमारे पास 1000 पोशाकें पड़ी हैं, हमारी योजना है कि हम 1500 की बिक्री करेंगे, और माल सूची है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। कितनी? 100 इकाई बढ़ाना चाहते हैं।
ठीक है, तो नियोजित जो है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, माल सूची को 100 तो बढ़ाना चाहते हैं। ओके, 1500 की हमारी बिक्री करने की योजना है, तो टोटल उत्पादन कितना होगा, 1600 का हमने उत्पादन कर लिया और हमारी योजना के अनुसार सब कुछ हो जाए, यानी 1500 पीस बिक जाए, तो हमारी माल सूची 100 इकाई बढ़ जाएगी, जो हमारी योजना है। लेकिन मान लो कंपटीशन में कोई दूसरी फर्म आ जाती है, अब वो कंपटीशन में दूसरी फर्म आ गई तो जाहिर सी बात है हमारी बिक्री घट जाएगी, घटेगी या नहीं घटेगी, घटेगी। हम 1500 की बिक्री करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी बिक्री कितनी की हुई, सिर्फ 800 की ही हुई। तो परिणाम क्या होगा, हमने 1600 का उत्पादन कर लिया है, बिका हमारे पास कितना, सिर्फ 800, तो 1000 तो ये पहले से हमारे पास थी, अब 800 और आ गई। 800 कहां से आई, 1600 उत्पादन किया, उसमें से सिर्फ 800 बिकी, तो ऐसे में 800 बच गई ना, तो 800 यहां जुड़ जाएगी, कितनी हो गई, 1800। हम चाहते तो सिर्फ 100 इकाई बढ़ाना था, हमारी योजना सिर्फ माल सूची को 100 इकाई तक बढ़ाना था, लेकिन हमारी योजना फेल हो गई। हम 1500 की बिक्री करना चाहते थे, वो 1500 की बिक्री नहीं हो पाई, नतीजा ये हुआ कि हमारी माल सूची हमारी योजना से भी ज्यादा बढ़ गई। इसे हम कहते हैं अनियोजित संचय, यानी हमारी योजना के बिना ही माल सूची जो बढ़ रही है वो अनियोजित संचय। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, अनियोजित अपसंचय यानी कमी। ये कैसे देखते हैं, इसी को फिर रिपीट करता हूं मैं। 1000 पोशाकों की माल सूची है, 1500 की बिक्री की हमारी योजना है, और हम चाहते हैं कि 1000 की माल सूची को अभी उदाहरण की तरह 100 इकाई बढ़ाना चाहते हैं, तो 100 इकाई तो हम बढ़ाना चाहते हैं, वो 1500 की हम बिक्री करना चाहते हैं, इसलिए हमने टोटल उत्पादन कितना कर लिया, 1500 और 100 बराबर 1600 इकाइयों का उत्पादन कर लिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मार्केट में हम जो कंपनी चला रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं, उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई, हमारे पोशाक लोगों को बहुत पसंद आने लगी है। हम 1500 की बिक्री का अनुमान लगा रहे थे और बिक्री बढ़ करके कितनी हो गई, 2000 की बिक्री हो गई। अब बिक्री कितनी हो गई, 2000 की। तो परिणाम क्या हुआ, हमने उत्पादन कितने का किया, 1600 का। 1000 हमारे पास पहले से पड़े हैं स्टॉक में, तो 1600 तो आप ये बेच दोगे, उसके बाद ग्राहक को मना थोड़ी ना करोगे कि हमारे पास माल नहीं है, हम नहीं बेचेंगे। ग्राहक खरीदने के लिए आया है, आपके पास स्टॉक में 1000 पीस पड़े हैं, तो क्या इसमें से बेचोगे, नहीं बेचेंगे। तो 1600 तो आपने यहाँ से बेच दिए जो उत्पादन किए थे वो, और बचे 400 आपने इसमें से बेच दिए। नतीजा क्या हुआ, ये माल सूची घट करके कितने की बच गई, 600 की बची। हमारी योजना ये थी कि हम माल सूची को 100 इकाई बढ़ाएं, वो सोच करके हमने उत्पादन 1600 का किया था, लेकिन अचानक से हमारी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारी योजना 1500 की थी, लेकिन बिक्री बढ़ करके हो गई 2000 की। तो ऐसे में हम माल सूची को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन योजना फेल हो गई और माल सूची बढ़ने के बजाय घट गई। इसे कहते हैं अनियोजित अपसंचय। ठीक है, तो 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं माल सूची में। पहला, नियोजित संचय, यानी जैसी हमने योजना बनाई है उसके अनुसार ही माल सूची बढ़े, तो उसे नियोजित संचय कहते हैं। दूसरा होता है नियोजित अपसंचय, यानी जैसी हमने योजना बनाई थी माल सूची को कम करने की, बिल्कुल वैसा ही होता है, और माल सूची जितनी हमने योजना बनाई उतनी ही कम हो जाती है, तो वो नियोजित अपसंचय। लेकिन जब योजनाएं फेल हो तो क्या होगा, जितने की योजना हम वृद्धि करने की सोच रहे थे, माल सूची उससे ज्यादा बढ़ जाए, तो उसे हम कहेंगे अनियोजित संचय। दूसरी तरफ हम माल सूची को बढ़ाना चाह रहे थे,
लेकिन बिक्री ज़्यादा बढ़ गई, हमारी योजना फेल हो गई और माल सूची बढ़ने के बजाय कम हो गई, तो उसे हम कहेंगे अनियोजित अपसंचय। चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है। अब विधि को फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। राष्ट्रीय आय के माप की जो 3 विधियां हैं उसमें से हम उत्पाद विधि की बात कर रहे हैं, और उत्पाद विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना के 2 तरीके होते हैं। पहले तरीके के अनुसार वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कर लिया जाता है। यह कुल मूल्य ही सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। मूल्यों का योग करते समय सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही इसमें शामिल करते हैं। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल करने से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरे तरीके के अनुसार अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में सभी फर्मों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि की जाती है उसका योग कर लिया जाता है, और यह योग ही सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। जैसे हमने ये उत्पादन प्रक्रिया में अलग अलग फर्मों द्वारा जो मूल्यवर्धन किया गया है उसको देखा है। मूल्यवर्धन 2 प्रकार के होते हैं, एक सकल मूल्यवर्धन और दूसरा निवल मूल्यवर्धन। जब फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु यानी कि आगत का मूल्य घटा दिया जाता है, तो जो हमें प्राप्त होता है उससे हम कहते हैं सकल मूल्यवर्धन। और अगर इस सकल मूल्यवर्धन में से यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में से हम मूल्य ह्रास को घटा दें तो हमें मिल जाता है निवल मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन की गणना करते समय हम फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य को लेते हैं, लेकिन फर्म अपने द्वारा उत्पादित पूरा उत्पादन बेच नहीं पाती है, यानी फर्म अपने द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसकी पूरी मात्रा को बेच नहीं पाएगी। ऐसे में फर्म की माल सूची में परिवर्तन हो जाता है। माल सूची में जो परिवर्तन है वो 4 प्रकार का है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसे में सकल घरेलू उत्पादन कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो अभी जैसे मैंने बताया दूसरी विधि में सभी फर्मों द्वारा जो सकल मूल्यवर्धन किया गया उसका योग कर लें, तो सूत्र क्या हो जाएगा? अभी हमने 4 स्टेप लिए हैं। अर्थव्यवस्था में ऐसे हजारों स्टेप होते हैं, हजारों प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम मान लेंगे n फर्में हैं, यानी 1 से लेकर तक n तक की फर्में हैं, तो सभी फर्मों द्वारा जो मूल्यवर्धन किया जाए उसका योग करें तो क्या आ जाएगा? GDP, मार्केट प्राइस, क्योंकि बाजार मूल्यों का योग कर रहे हैं। ठीक है, तो GDP बाजार मूल्य पर कैसे निकलेगी? पहली फर्म द्वारा यानी GVA1, पहली फर्म द्वारा जो सकल मूल्यवर्धन किया गया है उसे जोड़ेंगे किसमें? दूसरी फर्म द्वारा जो मूल्यवर्धन किया गया है वो। इस प्रकार पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह अर्थव्यवस्था में जितनी भी n फर्में हैं, इन सभी फर्मों ने जो सकल मूल्यवर्धन किया है उसका अगर हम जोड़ कर लें तो वो कहलाएगा GDP बाजार मूल्यों पर। और 11th क्लास में आपने पढ़ा है वो सिग्मा लगाते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करते समय हम लिखते थे x दिया हुआ है और उसका जोड़ करेंगे तो क्या लिखते हैं? सिग्मा x। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ भी काम ले सकते हैं। GVA1, GVA2, ये इतना डिटेल में लिखने के बजाय हम कह दें GDP बाजार मूल्यों पर कैसे निकलेगी? पहली, यानी ये क्या है? ये पहली फर्म है। पहली से लेकर के n तक की जितनी भी फर्में हैं, इन सभी फर्मों के जो सकल मूल्यवर्धन है उनका योग कर लें। यानी 1 से लेकर के n तक की सभी फर्मों का जो सकल मूल्यवर्धन है उसका योग कर लें तो आ जाएगा GDP। और अभी हमने देखा था कि जो सकल मूल्यवर्धन है, सकल मूल्यवर्धन GVA, ये किसके बराबर? इसमें से अगर हम मूल्य ह्रास घटा दें तो आ जाएगा नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड पहली फर्म का कैसे निकालेंगे? पहली फर्म के सकल मूल्यवर्धन में से मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन घटा दें।
पहली फर्म के सकल मूल्यवर्धन में से पहली फर्म का मूल्यह्रास घटा दें तो पहली फर्म का निवल मूल्यवर्धन प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हमारे पास सकल मूल्यवर्धन के आंकड़े नहीं है लेकिन निवल मूल्यवर्धन और मूल्यह्रास के आंकड़े हैं तो भी हम जीडीपी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इस डी को इधर ले आए तो नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन किसके बराबर हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड के। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं GVA1 बराबर है नेट वैल्यू एडेड 1 और डेप्रिसिएशन, यानी पहली फर्म का जो निवल मूल्यवर्धन है उसके और पहली फर्म के मूल्यह्रास का योग कर दें तो भी हम पहली फर्म के सकल मूल्यवर्धन को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पूरी जीडीपी के लिए सूत्र लगाना चाहें तो क्या कर दो? जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी? 1 से लेकर के n तक सभी फर्मों के जो निवल मूल्यवर्धन है उन्हें जोड़ दें किसमें? 1 से लेकर के n तक की सभी फर्मों का जो मूल्यह्रास है उसमें जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन। ये है उत्पाद विधि। अब देखो मैंने 2 तरीके बताए थे, दोनों तरीकों से एक ही मूल्य प्राप्त होगा। कैसे? चेक करके दिखाता हूं। इस जो पूरी प्रक्रिया मैंने समझाई वहां अंतिम वस्तु हमको क्या प्राप्त हुई? अंतिम वस्तु वही तो होती है जिसे एक अंतिम उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करेगा। हम ना तो कपास का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना जो कपड़ा तैयार हुआ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस्तेमाल क्या करेंगे? पोशाक। अंतिम उपभोक्ता को क्या मिला? पोशाक मिला। तो उसका मूल्य कितना है? 1000 रुपये। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक ही वस्तु उत्पादित हुई, उसका मूल्य कितना है? 1000। तो अर्थव्यवस्था में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनके बाजार मूल्यों का योग करें तो कितना आ रहा है? 1000। अब दूसरे तरीके को अपनाएं कि सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग करें तो उससे भी 1000 ही आएगा। चेक करके देखें। पहली प्रक्रिया में सकल मूल्यवर्धन कितना हुआ? 1000। दूसरी में कितना हुआ? पहली में मूल्यवर्धन हुआ 100 का, दूसरी में 200 का। तो 100 और 200 300। अब 300 अगली प्रक्रिया में 400 का उत्पादन मूल्यवर्धन हुआ तो 300 और 400 700 और अंतिम प्रक्रिया में हुआ 300 का। तो इस प्रकार 700 और 300 1000। तो दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका अपनाइए, सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य एक समान ही प्राप्त है। ये आपकी होती है उत्पाद विधि पूरी। बोलो कोई डाउट है? ठीक है। अब दूसरी विधि का हम जिक्र करेंगे। हम बात कर रहे हैं व्यय विधि की। ठीक है। व्यय विधि बहुत छोटी सी विधि है, बड़ी आसान भी है। 2 लाइनों में आप इसको आराम से याद कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय के माप की जो दूसरी विधि जिसे हम व्यय विधि करते हैं, यह विधि राष्ट्रीय आय की गणना मांग पक्ष की तरफ से करती है। ठीक है। उत्पाद विधि और जो आय विधि है वो राष्ट्रीय आय की गणना पूर्ति पक्ष से करती है, जबकि व्यय विधि है वो राष्ट्रीय आय की गणना मांग पक्ष से करती है। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की जो विधि, राष्ट्रीय आय के माप की विधियों में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय की गणना मांग पक्ष को ध्यान में रख करके करती है? तो वो है व्यय विधि। ठीक है। तो मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, आपको देंगे। व्यय विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर करती है। इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनके ऊपर जो व्यय किया जाता है उस व्यय का योग कर लिया जाता है। यह योग ही सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। दोबारा सुनो एक चीज,
राष्ट्रीय आय की गणना की जो व्यय विधि है, उस व्यय विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक देश के अंतर्गत जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनके ऊपर जो व्यय किया जा रहा है उसका योग कर लिया जाता है, और यह योग ही सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। अब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाएगा वो कौन कौन सा व्यय होगा वो देखें। इसको हटा दूं। अब हम बात कर रहे हैं व्यय विधि की। व्यय विधि अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो देश में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उस पर कौन कौन व्यय करेगा, यानी उनको खरीदेगा कौन। सबसे पहले आप, मैं और हमारे जैसे ही जो उपभोक्ता हैं वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में निजी उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसे कहा जाता है निजी उपभोग व्यय, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी निजी उपभोग व्यय है। ठीक है, निजी उपभोग व्यय, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसे सी से सूचित किया जाता है क्योंकि कंजम्पशन को किससे दर्शाएंगे, सी से। अब ये जो अंतिम वस्तुएं हैं ये सिर्फ उपभोक्ताओं द्वारा ही नहीं खरीदी जाती, बल्कि जो उद्योगपति हैं वो भी खरीदते हैं क्योंकि अंतिम वस्तुओं में मशीनें भी आती हैं। ठीक है, तो उद्योगपतियों द्वारा अपनी फर्म में निवेश के लिए जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं खरीदी गई हैं, जो मशीनरी वगैरह खरीदी गई है, उनके ऊपर जो व्यय किया जाएगा उसे कहा जाएगा निजी निवेश व्यय, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसे हम किससे सूचित करते हैं, आई से। ठीक है, हिंदी वाले नाम हटा देता हूं, आपको इससे समझ में आ जाएगा। आई, तो आई क्या है, देश में जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके ऊपर उद्योगपतियों ने या निवेशकर्ताओं ने जो व्यय किया है वो कहलाएगा निजी निवेश व्यय। लेकिन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सिर्फ निजी उपभोक्ता या निजी जो निवेशक है, उत्पादक है, वो ही नहीं खरीदते, हमारी सरकार भी खरीदती है। सरकार कैसे खरीदेगी, सरकार उपभोग के लिए भी खरीदती है। सरकार खुद उपभोग नहीं करती बल्कि आम जनता के लिए वस्तुएं खरीदती है ताकि वो उपभोग कर सके। आपने देखा होगा जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं उनको सरकार बहुत ही कम कीमत के ऊपर गेहूं या दूसरे अनाज देती है। बीपीएल कार्ड वालों को जो गेहूं मिल रहा है वो खरीदा किसने था, सरकार ने खरीदा था, किसानों से खरीदा था। किसानों से उनकी न्यूनतम कीमत पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा, जैसे मान लो 15 रुपये में खरीदा, और सरकार ने घाटा उठा करके बीपीएल कार्ड वालों को 2 रुपये या 5 रुपये किलो में दिया, या कई बार मुफ्त भी देती है। तो ये अनाज के ऊपर जो सरकार का व्यय है ये सरकार का उपभोग व्यय है। इसी प्रकार जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें सरकार मुफ्त दवाइयाँ बांटती है ना। ये दवाइयाँ कहाँ से आई, सरकार ने जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे बनवाई और उनको कीमत चुकाई, और सरकार ये अस्पतालों में मुफ्त बांटती है। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को किताबें मुफ्त दी जाती है, नहीं दी जाती, दी जाती है ना। तो ये किताबें सरकार कहाँ से लाती है, जो किताबें छापने वाले पब्लिशर्स हैं उनसे खरीदती है और फिर विद्यार्थियों को मुफ्त दी जाती है। इस प्रकार सरकार के द्वारा आम जनता के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, गरीब जनता के उद्धार के लिए जो उन्हें मुफ्त वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती है उनके ऊपर सरकार का जो खर्चा हो रहा है वो सरकार का उपभोग व्यय है। थोड़ी देर के लिए मैं इससे कहता हूं जी, कौन सा उपभोग व्यय वाला, सी वाला। लेकिन सरकार सिर्फ उपभोग की वस्तुओं पर ही पैसा खर्च नहीं करती, सरकार की बहुत सारी निवेश परियोजनाएं भी होती हैं।
जैसे सरकार है कोई नई रेलवे लाइन बिछा रही है, सरकार कोई नई रोड है वो बनवा रही है, सरकार बिजली उत्पादन करने के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करवा रही है, या कोई और निवेश योजना है, सरकार ने एक नई रिफाइनरी स्टार्ट करवाई है। तो इस प्रकार सरकार सिर्फ उपभोग की वस्तुओं पर ही पैसा खर्च नहीं करती, बल्कि निवेश की जो वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, उनके ऊपर भी सरकार पैसा खर्च करती है। अतः एक हो गया सरकार का जो निवेश यानी कि पूंजीगत वस्तुएं उन पर पैसा खर्च, अतः इन दोनों को अगर जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, सरकार का उपभोग वस्तुओं पर भी व्यय आ गया और पूंजीगत वस्तुओं पर भी व्यय आ गया। तो तीन चीजें हमको मिल गई हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो निजी उपभोग व्यय है वो ले लिया, जो निजी निवेश व्यय है वो ले लिया, और सरकार द्वारा जो व्यय किया गया है वो ले लिया। फिर हमारे देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसकी मांग सिर्फ हमारे देश के लोग ही नहीं करते, विदेशी लोग भी करते हैं। मान लेते हैं अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, आयात निर्यात हो रहा है, तो विदेशी लोग जो हमारी वस्तुओं को खरीदेंगे तो हम उनको जो माल बेचते हैं वो हमारे लिए क्या है, निर्यात। निर्यातों से जो पैसा मिलेगा वो हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। तो हमारी फर्म निर्यात जो कर रही है उसके बदले में उनको जो मूल्य मिल रहा है तो वो निर्यातों का मूल्य हम यहाँ जोड़ेंगे। लेकिन इसमें से हम जो आयात करते हैं वो घटा रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारी फर्म उत्पादन करने के लिए कोई खास किस्म का जो माल है, कच्चा माल है, वो विदेश से आयात कर रही है। तो ऐसे में फर्म ने जो आयात किया है उसके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है वो फर्मों की जेब से निकला है नहीं निकला, फर्मों द्वारा भुगतान किया गया है। इसलिए आयातों को यहाँ घटाया जाता है। आयातों को वैसे तो इंपोर्ट्स वर्ड लिया जाता है आयात के लिए, लेकिन आई हम निवेश के लिए काम में ले चुके हैं, इसलिए आयात के लिए हम एम काम में लेंगे। इस प्रकार अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो फर्में बेचेंगी, तो फर्मों द्वारा बेचने से जो फर्मों को मूल्य प्राप्त होगा जिसे हम कहते हैं राजस्व यानी कि रेवेन्यू, वो कैसे मिलेगा, इन सबको जोड़ दो तो ये किसके बराबर है। अगर अर्थव्यवस्था में 1 से लेकर के n तक की फर्में हैं, 1 से लेकर के n तक की फर्में हैं, तो इन सभी फर्मों ने अपना जो माल बेचा यानी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बेची हैं, उससे उनको जो संप्राप्ति हुई है उसको हम यहाँ कह रहे हैं रेवेन्यू वैल्यू। रेवेन्यू वैल्यू यानी जो राजस्व उनको मिला है, जो संप्राप्ति उनको मिली है वो ये। और ये किसके बराबर है, ये है जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट तो सीधा है, व्यय विधि कोई बड़ी विधि नहीं है। व्यय विधि राष्ट्रीय आय की गणना मांग पक्ष की तरफ से करती है, और इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनके ऊपर जो व्यय किया जाता है, जो और ये व्यय किसको मिलता है, फर्मों को मिलता है। तो इस कुल व्यय जो फर्मों द्वारा प्राप्त किया जाएगा इसका योग कर लिया जाएगा और यही जीडीपी कहलाती है। इस योग में कौन कौन सी चीजें आएंगी, निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निर्यातों से प्राप्त व्यय और आयातों पर होने वाला व्यय, ये घटाया जाएगा। इस प्रकार हमें व्यय विधि का सूत्र मिल जाता है। जीडीपी मार्केट प्राइस किसके बराबर है, चाहो तो आप इसे रेवेन्यू वैल्यू कह दो कि 1 से n तक, या इसको बीच में से हटा करके हम सीधा भी लिख सकते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस किसके बराबर होती है, C + I + G + X - N के बराबर। समझ में आया, ये व्यय विधि का सूत्र है। बस ठीक है, आज के लिए इतना।